हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आधे से गुणनफल के गुण। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आधे से गुणनफल के गुण। लगभग उसमें आपको हम बताए थे 4 पॉइंट। ठीक, आज देखते हैं इसके आगे अगला पॉइंट क्या है। इन सभी गुणों का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लगभग सभी बिंदुओं को बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट क्या है कि दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि आपको बताया गया है, जब दो सदिश होते हैं और दोनों सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक, तो उनके बीच का कोण कितना बताया गया था, थीटा बराबर 0। मतलब जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो और दोनों कैसे हो, समांतर हो, तब थीटा का मान आपको 0 बताया गया था। तो ए बी cos 0 अंश लिखते हैं, cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए ए बी बराबर आपको मिल जाता है। देखिए ए डॉट बी बराबर आपको मिल जाएगा ए बी cos 0 1 होगा, और यहाँ पर ए डॉट बी बराबर हो जाएगा cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए ए बी। एक कब होगा, जब दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो दो समांतर सदिश जैसे माना गया जैसे ए और बी है, ठीक, ए और बी उनका अदिश गुणनफल, अदिश मतलब डॉट गुणनफल, ठीक, अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। सदिश ए का परिमाण ए होगा, ठीक, और बी का परिमाण बी होगा, ठीक, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा होता है फार्मूला। दो सदिशों का अदिश गुणनफल का जो सूत्र होता है, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी cos थीटा। तो जब दोनों समांतर सदिश हैं और उनका दिशा भी एक ही है, तो थीटा बराबर 0 रखते हैं। ठीक, जब cos थीटा बराबर 0 होगा तो इसका मतलब cos 0 का मान 1 होगा, इसलिए आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। थीटा बराबर कितना होगा, जब थीटा बराबर 0। ठीक, जब दोनों समांतर सदिश होंगे वहां पर थीटा बराबर क्या होगा, 0। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक, तो ए बी बराबर ए बी cos 1, तो यहाँ पर ए डॉट बी बराबर ए बी मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है एकांक लंबकोणीय सदिशों का अदिश गुणनफल एकांक समकोणीय सदिशों का अदिश गुणनफल
निम्न संबंध है। देखिए एक ही पॉइंट है, इसके अंदर के दो बिंदु है, इसीलिए इसको लिखा गया निम्न संबंध है। ठीक, देखिए जैसे इसका पहला भाग, इसमें आपको पता है एकांत लंबकोणीय सदिश, एकांत लंबकोणीय सदिश आपको इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आई, जे और के, इन्हीं को कहा गया एकांत लंबकोणीय सदिश। जब आपको बताया गया था एकांत सदिश, ठीक, तो ए, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं को कहा जाता है एकांत लंबकोणीय सदिश। तो आई को कब कहते हैं? जब एक्स अक्ष का, ठीक, एक्स अक्ष को आई कैप कहा जाता है, वाई अक्ष को जे कैप कहा जाता है, जेड अक्ष को के कैप कहा जाता है। ठीक, तो एक्स अक्ष अगर ये है इसको आई कैप कहेंगे, अगर ये वाई अक्ष है इसको बोला जाएगा तब जे कैप, और जेड अक्ष को कहा जाएगा के कैप। ठीक, तो एकांत लंबकोणीय सदिशों का अदिश वर्णन, क्योंकि ये सभी अक्ष क्या होते हैं? लंबकोणीय होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर निम्न संबंध है। देखिए जैसे दो सदिश आप लेते थे ए और बी, तो यहाँ पर एकांत लंबकोणीय सदिश जैसे आई कैप, इनको कैप मतलब एकांत सदिश को कैप के द्वारा चिन्हित करते हैं ना, तो आई कैप डॉट जे कैप। ठीक, आई डॉट जे, यहाँ पर दो सदिश लिया गया आई और जे। ठीक, इनका मान क्या होगा? आई जे कॉस थीटा, ये तो लिखते हैं। ठीक, जैसे ए बी लिख देते आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये लिखते थे। इसी प्रकार यहाँ पर जब लिखेंगे आई जे कॉस थीटा, आप यहाँ पर देखिए आई और जे बताया गया, आई को एक्स अक्ष कहा गया और जे को वाई अक्ष कहा गया, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या है? लंबकोणीय है। ठीक, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तो cos 90 अंश का मान जब शून्य होगा, तो यहाँ पर जब रखेंगे cos 90 अंश और इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। ठीक, इसका मतलब आई डॉट जे बराबर शून्य होता है, जे डॉट के बराबर भी शून्य होगा, के डॉट आई बराबर शून्य होगा, क्योंकि देखिए इस तरह से आई डॉट जे बराबर जे डॉट के, फिर बराबर के डॉट आई बराबर शून्य, पहले से है। जैसे आई और जे के बीच में बताया गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच, इसी प्रकार वाई अक्ष होगा और जेड अक्ष होगा, तो वाई और जेड अक्ष के बीच भी लंबकोणीय होगा। ठीक, ये तीनों लंबकोणीय होते हैं, वाई और जेड, इसका मतलब जे और के बीच में जब खींचा जाएगा तो इनके बीच में भी 90 अंश होगा। इसी प्रकार के और आई के बीच में जब होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? लंबकोणीय होगा। इस प्रकार से के डॉट आई बराबर क्या मिलेगा? शून्य। ठीक, तो इसकी पहली स्थिति यही है, आई डॉट जे डॉट के बराबर के डॉट आई, इन तीनों का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा भाग है कि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर ए, क्योंकि आई जे के तीनों जो एकांक सदिश है इनका मान 1 होता है। आई जे और के का, इन सभी का मान जो होता है 1। ठीक, इनका मान होता है 1 होता है। ठीक, और देखिए ये दोनों क्या है? एक ही सदिश है। आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि जब किसी सदिश को उसी सदिश के साथ गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वह उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे आप आई डॉट आई कह रहे हैं, इसका मान आई स्क्वायर ही होगा। ठीक, आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर का मान होता है
का मान 1 होगा तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसका मतलब दो स्थिति में आप दोनों को ध्यान देंगे, जब i डॉट j डॉट k या k डॉट i मिले तो इन तीनों स्थितियों में उसका मान 0 होगा, ठीक। और जब दूसरी स्थिति में होगा कि i डॉट i या j डॉट j और k डॉट k मिले तो वहां पर उसका मान 1 होता है, ठीक। ये आपका था 66वां पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, दो सदस्यों का अदिश गुणनफल जो है x y z घटकों में उसके गुणनफल के योग के बराबर होता है। देखिए दो सदस्यों का अदिश गुणनफल, क्योंकि हम लोग अदिश पढ़ रहे हैं, अदिश गुणनफल, दो सदस्यों का अदिश गुणनफल उसकी x y z घटकों के उसके x y z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखिए ये पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसके लिए, दो सदिश, जैसे कि सदिश ए, दो सदिश है a और b, ठीक। दो सदिशों का अदिश गुणनफल x y z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे आपको बताया गया था कि सदिशों का वियोजन, तो सदिशों का वियोजन में बताया गया था कि जैसे वेक्टर a है और वेक्टर a अगर दो घटकों में वियोजित होता है तो ax लिखते थे प्लस ay लिखते थे, ठीक। लेकिन यदि तीन घटकों में वियोजित होता है उसको लिखते हैं az, ठीक। यहाँ पर देखिए वही कहा जा रहा है कि दो सदस्यों का अदिश गुणनफल उसके x y z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो वेक्टर a का हो जाएगा ax, ay और az, ठीक। इसी प्रकार वेक्टर b का हो जाएगा bx प्लस by और प्लस bz, ठीक। फिर इनके बाद क्या करेंगे, दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे। अदिश गुणनफल जो होगा वह उनके घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसके पहले सबसे पहले इसको हम भाग करते हैं, तो वेक्टर के बराबर लिखेंगे ax प्लस ay प्लस az, इस तरह से होगा। वेक्टर a का तीन घटक जो होगा ax, ay और az, ठीक। इसी प्रकार b का होगा bx प्लस by और प्लस bz, ठीक। अब इनका अदिश गुणनफल निकालना है। इनका अदिश गुणनफल देखिए क्या होगा, अदिश गुणनफल वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर a का मान जो था ax प्लस ay प्लस az, ठीक। इसके बाद यहाँ पर डॉट का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पर होगा bx प्लस by, यहाँ पर देखिए वेक्टर भी लगा चलेंगे, वेक्टर, ठीक, प्लस bz। अब इनका हम क्या करते हैं, अदिश गुणनफल। तो देखिए पहले इससे हम इन तीनों में गुणा कर देते हैं, हो जाएगा वेक्टर ax डॉट लगाया जाएगा by, फिर प्लस ax, ठीक, ax by, फिर प्लस ax bz, ठीक। अब यहाँ पर इससे करते हैं a y b
ठीक, प्लस ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी जेड, फिर प्लस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस ए जेड बी वाई और ए जेड बी जेड। ठीक, तो यहां पर देखिए ए एक्स बी एक्स, इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं एक्स को आई कैप लिखिए ना, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। यहां पर देखिए एक्स के स्थान पर आई कैप लिख सकते हैं, बी के स्थान पर जे। ठीक, यहां पर हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स, इसका मतलब ए आई कैप ए आई कैप इंटू बी जे कैप प्लस ए आई कैप बी जे कैप प्लस ए आई कैप बी के कैप। ठीक, प्लस ए जे कैप बी आई कैप। ठीक, और यहां पर प्लस ए, जहां पर एक्स होगा वहां पर आई, जहां पर वाई होगा वहां पर जे, जेड के स्थान पर के। ठीक, ए जे कैप पी के कैप प्लस ए जेड मतलब के कैप बी जे कैप आई कैप प्लस ए के कैप बी जे कैप प्लस ए के कैप बी के कैप। ठीक, यहां पर देखिए एक आई कैप जे कैप है। ठीक, इसका मतलब ए बी लिख सकते हैं आई डॉट जे, ए बी आई डॉट जे, और आई डॉट जे का मान जो होता है वह शून्य होगा। ठीक, आई डॉट जे यहाँ पर भी शून्य होगा क्योंकि आई और जे, यहाँ पर भी शून्य होगा, ए भी शून्य होगा आपका। ठीक, और ए शून्य होगा। ठीक, इसका मान होगा एक होगा, ये पूरा नहीं लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आपको और गुणा करना है। देखिए ए एक्स से हम तीनों लिखे हैं, ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी एक्स, यहीं पर नोट कर दिए। देखिए यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, ये आपका एकदम छूट गया था, ए एक्स और बी एक्स। ठीक, आपको सभी में गुणा करना है, ए एक्स बी एक्स और ए एक्स बी वाई और ए एक्स बी जेड। ठीक, फिर प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, फिर प्लस ए वाई बी जेड, फिर प्लस ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी वाई। ठीक, और फिर प्लस ए जेड बी जेड। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं और आई जे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ए एक्स बी एक्स दोनों एक्स है। ठीक, तो इसको आई का, एक्स को आई कैप कहा जाता है, वाई को जे कैप और जेड को के कैप कहते हैं। यहाँ पर आपको जब मिलेगा तो ए बी और आई कैप डॉट आई कैप। ठीक, यहाँ पर ए बी आई कैप जे कैप आई डॉट जे, फिर प्लस ए बी आई
डॉट के कैप, फिर प्लस ए जे कैप डॉट, या लिख सकते हैं ए बी जे डॉट आई कैप। ठीक, और यहां पर मिलेगा ए बी जे डॉट जे, फिर प्लस ए बी जे डॉट के, फिर प्लस ए बी के कैप डॉट आई, फिर प्लस ए यहां पर हो जाएगा के कैप या ए बी के कैप इंटू या डॉट जे कैप। ठीक, देखिए आपको कोई भरने नहीं होना, सिर्फ गुणा करना है बस। हमने एक पहले छोड़ दिया था। ठीक, यहाँ पर देखिए a डॉट b बराबर से कहेंगे i डॉट i, क्योंकि आपको मान बताया गया कि i डॉट i का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर a लिखेंगे, या ax bx। ठीक, ax bx होगा, और यहाँ पर i डॉट i का मान होता है 1, लेकिन यहाँ x अक्ष दोनों के लिए है ना, इसलिए इसको लिख रहे हैं। आपको देखिए हम इसको 60 पे बना रहे हैं। ठीक, और जब विस्तार में नहीं बताया जा रहा है इसको x ax bx, इसी प्रकार यहाँ पर i डॉट j होगा, इसका मान 0 होगा, a भी 0 हो जाएगा। ठीक, और a भी आपका 0 हो जाएगा, a b j डॉट j लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, ये a y b y। ठीक, a y b y, इसका मान 0 होगा, इसका भी मान 0 हो जाएगा, और इसका ठीक आपका लास्ट में बचेगा k डॉट k, जब आप पूरा करेंगे। ठीक, वहां पर नहीं कर चुका है, यहाँ पर बचेगा a z b z। ठीक, a डॉट p बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। आपको यही बताया गया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वह उनके x y z घटकों के गुणनफल, देखिए यहाँ पर गुणनफल हो रहा है कि नहीं, a का और b का, उनका गुणनफल योग के बराबर होता है, उनके घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक, आपको एक बार फिर से जब आप पूरा करेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे। ठीक, a डॉट b बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक, अब यहाँ पर जैसे आपको बताया गया था कि सदिश a का परिमाण, ठीक, वेक्टरों का वियोजन में बताया गया था, सदिशों का वियोजन, उसमें निकाला गया था अंडर रूट a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। ये होता है कि नहीं, वेक्टर a का परिमाण। तो वेक्टर a का परिमाण जो होगा a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। इसी प्रकार वेक्टर b का परिमाण होगा, वेक्टर b का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट के फार्मूला को सिद्ध कराया गया है, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर z। ठीक, यहाँ पर वेक्टर a और b का एक परिमाण है, वेक्टर a और वेक्टर b का परिमाण। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला जो होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है a b cos थीटा। ठीक, जब हमें थीटा का मान निकालना होगा तब हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए cos थीटा बराबर मिलेगा, ये दो सदिश हैं और उनको x y z घटकों में वियोजित किया जाए तब वहां से थीटा का मान निकालना होगा, तो इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन a b। ठीक, a b जो है वेक्टर a और b का परिमाण है, वेक्टर a और b का परिमाण। तो cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान निकाला गया है ax bx प्लस ay by प्लस az bz।
बटे में वेक्टर ए और बी का परिमाण, ए का परिमाण अब निकाला गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, ठीक। और दूसरा है बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड, ठीक। जब हमें थीटा का मान निकालना होगा तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे, ठीक। ठीक, देखिए बच्चों, आपको बताया गया कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल और उनके गुण, लगभग उसमें आपको 6 या 7 पॉइंट बताए गए और सभी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमने आपको सभी बिंदुओं को बता दिए, ठीक। इसके बाद आपका मतलब आपका ये दोनों क्या हुआ, cos थीटा का प्रयोग जब करेंगे कब, जब हमें थीटा का मान निकालना होगा, ठीक। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।